हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन टेक्निकल सिविल वेलकम्स यू ऑल। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि इन्वायरमेंट क्या है, इकोलॉजी क्या है, हम लोग उसको क्यों पढ़ते हैं, एक सिविल इंजीनियर को क्या ज़रूरत है इन्वायरमेंटल इंजीनियर पढ़ने का, फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का आखिर क्यों ज़रूरत पड़ा, ये भी हम लोग देखे थे। तो आज हम लोग नए लेक्चर में हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्वायरमेंट का पार्ट। जैसे हम आपको पहले बताए थे कि इन्वायरमेंट जो भी हमारे आसपास है वो सब चीज़ को अगर हम कलेक्टिवली मिला दें तो वो हमारा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखें कि इन्वायरमेंट का कंपोनेंट क्या क्या होता है। जैसे हमारा बॉडी है, बॉडी का डिफरेंट कंपोनेंट होता है। ठीक है, बोन होता है, स्किन होता है, ब्लड होता है। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इन्वायरमेंट का कौन कौन सा पार्ट होता है। ठीक है, तो पहले तो देख लेते हैं कि कौन कौन सा पार्ट होता है। तो इसको चार पार्ट में हम लोग अगर इस चार पार्ट को कलेक्टिवली अगर हम कंबाइन कर दें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला पार्ट क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप लोग बहुत सुने होंगे। मतलब मोटा मोटी क्या हो गया कि एयर। ठीक है, एयर को जो भी हमारे आसपास जो एयर है वो किसका पार्ट होगा, एटमॉस्फेयर का पार्ट। ठीक है, दूसरा आते हैं लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर मतलब लैंड मतलब क्या हो गया कि आपका जमीन, धरती, ठीक है, पहाड़, ये सब आपका क्या चीज मिलकर के बनाएगा, लिथोस्फेयर। ठीक है, अब है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो मतलब जान ही रहे पानी, मतलब पानी पानी पानी, ये सब क्या होगा, हाइड्रोस्फेयर के अंदर आएगा। ठीक है, उसके बाद बायोस्फेयर। बायोस्फेयर हो गया लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स का जो भी है वो आएगा आपको। बायो मतलब होता है लाइफ, ठीक है ना, तो बायोस्फीयर। तो ये चारों मिल कर करके आपको इन्वायरमेंट बनता है। अब हम लोग एक एक कर के ये चारों को हल्का हल्का पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका सिलेबस का पता नहीं है कि क्या पूछ दे सकता है। उसमें इन्वायरमेंट बता दिया है, इकोलॉजी दे दिया है और इकोसिस्टम भी है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक टॉपिक दे दिया, अब इसका डेफिनेशन से पढ़ना है या क्या है। तो हम देखते हैं जितना ज़्यादा हम कवर कर सकते हैं आप लोगों के लिए हम करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग एक एक करके ये चारों का पढ़ते हैं। तो पहला चीज़ है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हो गए। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, हवा। ठीक है, ये हमारे चारों ओर जो भी हवा सराउंड किए हुए है ये इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, या किसी भी प्लेनेट का मतलब, ठीक है, किसी भी प्लेनेट मतलब क्या, ग्रह, किसी भी ग्रह के चारों ओर जो गैसियस सर्कल रहता है, जो गैसियस का एक हुजूम रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आप लोग सुने भी होंगे मार्स एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया। ठीक है, मून के एटमॉस्फेयर में इंटर कर गया, मतलब उसके गैसियस जो चारों ओर, कोई भी प्लेनेट ग्रह के चारों ओर जो गैस जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन। इट इज द लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग ए प्लेनेट इज टर्म्ड एज एटमॉस्फेयर। सिंपल सा यही है। ठीक है, गैस, कोई भी प्लेनेट को, ग्रह को जो गैस घेरे हुए रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, अब है अर्थ एटमॉस्फेयर कंपोजिशन। ये आपको ऑब्जेक्टिव में कभी कभी कहीं पे पूछ देता है। ठीक है, और अगर आपका सब्जेक्टिव में आता है कि डिफाइन द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा। थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फेयर का, हाइड्रोस्फेयर का, बायोस्फेयर का, ये सब का देना होगा। तो हमारा जो अर्थ का जो एयर है, सब प्लेनेट का एयर का कंपोजिशन क्या होगा, अलग अलग होगा। कहीं कुछ होगा, कहीं नाइट्रोजन ज़्यादा होगा, कहीं ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कहीं कुछ आर्गन ज़्यादा होगा, कहीं नियोन ज़्यादा होगा। तो ये सब डिपेंड करेगा वो क्या है, तो उस पर हम छोड़ देते हैं। अभी हम लोग अर्थ पे ही रहते हैं। ठीक है, तो अर्थ में जो हमारा है मेन कंपोनेंट उसका, अर्थ के एयर का क्या है, नाइट्रोजन। और ये कितना है, 78% है। मतलब हमारे एयर में सिर्फ नाइट्रोजन ही अकेले कितना है, 78%। उसके बाद जो है वो क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका कितना है, 21%। मतलब हमारा जो एयर है उसमें ऑक्सीजन का वैल्यूशन कितना है, 21% है। ठीक है, तो अब आप इस दोनों को कंबाइन कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा,
99 आ जाएगा। ठीक है, तो जो 1% बचा, उस 1% में ही बाकी जितना भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आर्गन, नियोन, जो भी है सब वो 1% में ही आता है। तो मेनली आपका अर्थ एटमॉस्फेयर में दो कंपोनेंट है एयर का, वो है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो हमारा जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसके कंपोजिशन को देखते हुए, मतलब उसका क्या कंपोजिशन है, क्या उसमें टेम्परेचर है, क्या उसका उसमें कंपोजिशन है, इसके आधार पे हम लोग डिफरेंट लेयर में हम लोग एटमॉस्फेयर को डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किसमें डिफरेंट में। जैसे ये सपोज कि हमारा अर्थ है, ठीक है, यहाँ देखिए ये हमारा अर्थ है, तो इसके जो जस्ट ऊपर जो लेयर होगा एटमॉस्फेयर का, ये सब आपका एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है, ये सब आपका क्या है, एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। तो ये जो सबसे अर्थ के जो सबसे ऊपर होगा, ठीक है ना, अर्थ के जस्ट सबसे ऊपर नहीं, अर्थ के जो जस्ट ऊपर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, क्लियर है। अब ट्रोपोस्फेयर के बाद जो लेयर आएगा उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो आएगा उसको हम लोग बोलते हैं मेसोस्फेयर। क्या बोलते हैं, मेसोस्फेयर। ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं, बस ये सीक्वेंस आपको याद रखना है कि किसके बाद कौन आता है, इसके बाद कौन आता है और किसके बाद। तो सबसे ऊपर जो लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर। क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर को हम लोग थर्मोस्फेयर को भी हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, एक एक्सोस्फेयर, दूसरा आयनोस्फेयर। ठीक है, ये आपको मेनली यही सीक्वेंस याद रखना, कहीं कहीं पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये। ठीक है, या तो थर्मोस्फेयर देगा तो ठीक है, थर्मोस्फेयर नहीं दिया तो ये सीक्वेंस होगा, क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखते हैं कितना दूरी तक, कितना हाइट तक कौन अवेलेबल होता है। तो ये जो है हमारा ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर आपका 10 से 12 किलोमीटर, मतलब अर्थ का जो हमारा सरफेस है वहां से 10 से 12 किलोमीटर के दूरी तक लगभग हमारा क्या मिलता है, ट्रोपोस्फेयर मिलता है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर के जैसे ही जहां पे खत्म होता है तो उसको हम एक टर्म दे देते हैं, ट्रोपोपाउज। ठीक है, पाउज मतलब क्या होता है, रुकना। तो आप समझ में आ रहा होगा, इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं कहां पर होगा। तो जहां पे पाउज कहां पे होता है, जहां पे कोई चीज खत्म होता है वहां पे पाउज होता है। ठीक है, तो जहां पे ट्रोपोस्फेयर खत्म हुआ तो उस ये जो रेड लाइन आपको दिख रहा है वो पाउज वाला लाइन है। ठीक है, जो दो लेयर के बीच में आता है। ठीक है, जहां पे एक लेयर खत्म होता है उस लेयर को ही हम लोग बोलते हैं पॉज लेयर। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर जहां पे खत्म होगा ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोस्फेयर जहां पे खत्म होगा तो स्ट्रेटोपॉज, मेसोस्फेयर जहां खत्म होगा तो मेसोपॉज। ठीक है, अब देखते हैं ट्रोपोस्फेयर जो था वो 10 से 12 किलोमीटर तक लगभग अर्थ के सरफेस से प्रेजेंट रहता है। स्ट्रेटोस्फेयर जो आपका प्रेजेंट रहता है वो अर्थ के सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर तक हमारा क्या रहता है, आपका स्ट्रेटोस्फेयर रहता है। ठीक है, और आपका 90 किलोमीटर तक लगभग आपका मेसोस्फेयर रहता है, और 90 किलोमीटर से ऊपर आपका क्या रहता है, थर्मोस्फेयर रहता है। ठीक है, थर्मोस्फेयर लगभग 500 किलोमीटर तक रहता है, और इसके बाद शायद हम कंफर्म नहीं, शायद इसके बाद वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, या जो भी होता हो। ठीक है, अभी हमको नहीं पता है, उसे आपको मतलब भी नहीं है, तो आपको ये डिस्टेंस भी याद रखना है। ठीक है, और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, और आपका सब्जेक्टिव में डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिफाइन एटमॉस्फेयर एंड देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिखना। अब देखिए नोट है, नोट में क्या है कि एयर जो हमारा जो वातावरण है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जिसमें हम लोग हैं, वो एयर, क्लाउड, बादल वगैरह, जो वर्षा होता है, ये सब हमारा किस में होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। ठीक है, ये सब हमारा किस में होता है, ट्रोपोस्फेयर में ही होता है।
ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन स्ट्रेटोस्फेयर। सिर्फ ओजोन लेयर जो हमारा क्या होता है वो इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है। ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और ये हमारा ऑनलाइन टेक्निकल सिविल का विजन भी है कि आप लोग का सिलेबस के साथ साथ, सिलेबस तो ख़त्म करवाना हमारा प्रायोरिटी है, वो हमारा पूरा डेडिकेशन है, लेकिन इसके साथ साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी जितना हो सकता है हम लोगों से, ठीक है, वो हम लोग इसी लेक्चर में करने का कोशिश करेंगे ताकि आपको अलग से फिर ऑब्जेक्टिव के लिए क्लास करने का ज़रूरत ना पड़े। और अगर आप थोड़ा सा अपने आप को मेहनत और कर लें, ठीक है ना, हम लोग के साथ साथ आप भी थोड़ा सा अपना मेहनत करें, एफर्ट डालेंगे तो यहीं पर ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगा और आपका सब्जेक्टिव भी हो जाएगा। अभी आपको 6 महीना में से 6 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, और पढ़ किस लिए रहे हैं आप लोग? जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जॉब लेने के लिए आपको जब आपका ये पूरा आपका कोर्स पूरा खत्म हो जाएगा 3 साल का, उसके बाद फिर आप जाइएगा कोई कोचिंग पकड़िएगा, फिर ऑब्जेक्टिव का तैयारी कीजिएगा, फिर सब्जेक्टिव पढ़िएगा, फिर ये बहुत लंबा टाइम आपका बीत जाएगा और 1 साल में आपको लगभग 20 से 22 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि अभी ही इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि अभी आपको 6 महीना में मात्र 6 सब्जेक्ट पढ़ना है और इसके बाद साल में एक ही बार 20-25 सब्जेक्ट आपको आ जाएगा लोड। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है आपका लिथोस्फेयर। तो लिथोस्फेयर मतलब लैंड का जो भी होगा वो हम लोग लिथोस्फेयर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पहले भी हम बताएं, लैंड मतलब जो भी है, रॉक है, जो सॉलिड पार्ट है, वो आपको किस में आएगा? लिथोस्फेयर में आएगा, ठीक है। इट इज मेनली द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। तो मोटा मोटा समझिए, एयर क्या हो गया? गैसियस, गैस वाला जो पार्ट था वो कौन सा हो गया? एटमोस्फेयर। लिक्विड वाला आपको आएगा हाइड्रोस्फेयर में, ठीक है। और जो सॉलिड पार्ट्स वाला जो भी मैटर होगा वो आपको किस में आएगा? लिथोस्फेयर में आएगा। तो अब देखते हैं डेफिनेशन। इट इज मेनली द सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स, नेमली क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। मतलब अर्थ का ये एक तरह से जो हमारा अर्थ जिस चीज से बना हुआ है उसको ही हम लोग लिथोस्फेयर में रखते हैं। तो आप देखे भी होंगे या और पढ़े भी होंगे बचपन में कि अर्थ जो होता है उसको मेनली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे अंदर वाला जो पार्ट होता है वो होता है कोर, और ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। उसके ऊपर जो होता है वो क्या होता है? मेंटल होता है, ठीक है। और जो सबसे ऊपर जिसमें हम लोग हैं, ठीक है, जिस पे हम लोग लाई कर रहे हैं, वो क्या होता है? क्रस्ट होता है, ठीक है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं। पहला क्या है? क्रस्ट। तो इट इज द अपर मोस्ट या आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला जो लेयर है अर्थ का, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द अर्थ। इट हैज डेप्थ ऑफ अबाउट 30 to 40 किलोमीटर। मतलब ये जो होता है ये आपको लगभग, इसका जो मोटाई होता है लगभग आपको कितना होता है? 30 से 40 किलोमीटर के बीच होता है, ठीक है। और थीनेस्ट लेयर, ये सबसे पतला लेयर होता है, ठीक है। तो आपको अगर आता है तो क्रस्ट आपको अगर आया है डिफाइन एक्सप्लेन लिथोस्फेयर, तो आपको ये डेफिनेशन देना है, फिगर बना दीजिए, उसके बाद एक एक करके क्रस्ट, मेंटल और कोर को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो क्रस्ट हमारा क्या हो गया? आउटर मोस्ट लेयर हो गया। इसका डेप्थ कितना हो गया? 30 से 40 किलोमीटर, और ये तीनों में से सबसे पतला है, मतलब सबसे कम इसका चौड़ाई होगा, ठीक है, सबसे कम डेप्थ इसका होगा। अब आते हैं दूसरे पे, मेंटल क्या है? तो ये आपका सेकेंड लेयर है और ये कोर के ऊपर और क्रस्ट के नीचे है, मतलब एक सैंडविच की तरह है, ठीक है। ये सैंडविच की तरह है। किसके बीच में? जैसे 2 ब्रेड के बीच में कैसे आप लोग आलू भर के, चोखा भर करके सैंडविच बनाते हैं, तो ये मेंटल जो हो गया ये बीच में हो गया, कोर और क्रस्ट के। तो वही है, इट इज द सेकेंड लेयर ऑफ लिथोस्फेयर, विच इज बिलो द क्रस्ट। वो क्रस्ट के नीचे है और कोर के एबव है, और इसका लगभग डेप्थ जो है आपका 2900 किलोमीटर के आसपास होता है, ठीक है।
तो मतलब ये आपका जो होगा वो लगभग 2900 किलोमीटर का डेप्थ के आसपास होता है। ठीक है, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वेरी हॉट सॉलिड रॉक्स, और ये यहाँ टेम्परेचर, इसमें भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये यहाँ पे लगभग जो भी रॉक्स होता है, पत्थर वगैरह, ये लगभग एक लिक्विड, मोल्टेन लिक्विड की फॉर्म में ही रहता है। कोर में भी वही बात है। ठीक है, तो आपको यह इसमें याद रखना है कि ये सेकेंड लेयर है, 2900 किलोमीटर लगभग इसका डेप्थ होता है, और ये जो होता है वेरी हॉट सॉलिड रॉक से बना होता है। ठीक है, अब आते हैं कोर में। ठीक है, कोर क्या है? इट इज द इनर मोस्ट लेयर, ये सबसे अंदर वाला जो लेयर है वही क्या होता है? कोर होता है। डेप्थ कितना होता है? लगभग 4960 किलोमीटर। ठीक है, टेम्परेचर इसका देखिए कितना होता है, 4000 से लेके लगभग 5000 डिग्री सेंटीग्रेड पे। हाँ, 40-50 डिग्री पे हम लोग का हालत खराब हो जाता है। ठीक है, और इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड मैटर, चूंकि यहाँ पे अब तो जब यहीं पे लिक्विड सब बन जा रहा है, तो यहाँ तो समझ ही रहे हैं आप कि ये एक पूरा लिक्विड मैटर से बना हुआ है। तो आई थिंक इसमें कुछ बहुत ज़्यादा समझने का है नहीं। ठीक है, बस समझिए इतना, आप लोग जानिए टर्म को, क्रस्ट, मेंटल, कोर, इसका सीक्वेंस कि कैसे कैसे होता है। सबसे अंदर में कोर, मेंटल और क्रस्ट, बस इतना ही जाना है। ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है। एग्जाम में आपको अगर सब्जेक्टिव आता है तो अच्छी बात है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है इन्वायरमेंट का जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या है? हाइड्रोस्फीयर। तो हाइड्रो मतलब नाम ही पता चल गया आपको क्या है। हाइड्रो मतलब लिक्विड, मतलब पानी, पानी पानी का बात होगा। ठीक है, तो अर्थ पे, इस प्लेनेट पे पानी का जो भी हम लोग पानी के बारे में बात करेंगे वो सारा किस में होगा? हाइड्रोस्फीयर में हम लोग बात करेंगे। अब पानी चाहे वो लिक्विड में रहे, चाहे वो गैस में रहे, चाहे वो आइस के फॉर्म में रहे, ठीक है, वो सब आपका किस में आएगा? हाइड्रोस्फीयर में आएगा। ठीक है, ये नहीं सोचना है कि अरे जो वेपर है, वेपर कहने का मतलब क्या हुआ? रेन। रेन कैसे बनता? बारिश कैसे होता है? पानी वो इवोपरेट होता है, वो जाता है ऊपर जाता है, फिर वो कंडेंस होता है, फिर वो बादल का फॉर्म होता है, फिर वो हवा चलता है, टकराता है, फिर वो प्रेसिपिटेट बनकर करके पानी के फॉर्म में वो गिरता है। तो वो जो भाप बनकर करके जा रहा है वो भी क्या है? वो भी आपका क्या है? वो हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट है। ठीक है, हवा जो हम लोग के, हवा जिसमें अभी हम लोग हैं, तो वो हवा में भी मॉइस्चर होता है, ये आप लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है तो एक ठंडा बोतल को आप रखिए, थोड़ा देर बाद आप लोग ऑब्जर्व किए होंगे कि उसके बोतल के ऊपर में पानी जम गया। वो पानी क्या अंदर से आ गया? आप ही सोचिए, अंदर से आ गया तो छेद होगा उसमें, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कोई छेद नहीं है, और वो पानी कोई अंदर से नहीं आया, वो हवा क्या था उससे टकराया, और जैसे ही वो वेपर के जो फॉर्म में था उसको टेम्परेचर जैसे ही कम मिला, बस वो कंडेंस हो गया और उस बोतल पे बैठ जाता है। तो वो जो हवा में भी जो हमारा वाटर वेपर है वो सब हाइड्रोस्फीयर का होगा, पार्ट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं, हाइड्रोस्फीयर इज द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन दिस प्लेनेट। इस प्लेनेट पे जितना भी फॉर्म में पानी है सबको अगर कंक्लूड कर दिया जाए तो वो हमारा क्या बनाता है? हाइड्रोस्फीयर बनाता है। दस हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स वाटर दैट इज ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट, जो हमारे प्लेनेट पे है, जैसे नदी में, पॉन्ड में, लेक में, ओशियन में, सी में, ये हो गया, प्लस अंडरग्राउंड वाटर जहाँ से हम लोग हैंडपम्प से निकालते हैं पानी। तो वो जो अंदर में पानी है, जमीन के अंदर में, इसमें क्रस्ट में जो पानी है वो भी हमारा क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर का पार्ट होगा। एंड इन द एयर, अभी जो एग्जांपल दिए, एयर में भी जो भी प्रेजेंट है वो भी क्या होगा? इसी को हाइड्रोस्फीयर में ही आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोस्फीयर में जो होता है वो लिक्विड वाटर जो होगा हमारा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, वेपर में भी हो सकता है, और आइस। ग्लेशियर, जो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारा ग्लेशियर पिघल जाएगा, अब ग्लेशियर पिघल जाएगा तो एकदम प्रलय आ जाएगा। सुने होंगे बहुत सारा, जैसे आप लोग देखे होंगे, एक मूवी आया था हॉलीवुड का 2012 कि एकदम 2012 में सब खत्म हो जाएगा। वो क्या था? वही था कि ग्लेशियर हमारा क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। तो ग्लेशियर जो हमारा है वो वाटर के किस फॉर्म में? आइस के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में। तो वो सब भी क्या होगा? हमारा हाइड्रोस्फीयर का ही पार्ट होगा। क्लियर है? चलिए, तो हम लोग अब
अगले कंपोनेंट के तरफ बढ़ते हैं, इन्वायरमेंट के अगले कंपोनेंट के तरफ, जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर, बायो मतलब ही क्या हो गया, लिविंग बींग्स। इट इज, तो लिविंग बींग्स को जो भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना, या नॉन लिविंग बींग्स को, सबको मिला करके हम लोग एक बायोस्फीयर में हम लोग डील करते हैं, ठीक है। तो इट इज ए कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट वेयर ऑल द लाइफ एग्जिस्ट, मतलब ये इस तरह ये इन्वायरमेंट का वो कंपोनेंट हो गया जहाँ पे सारा लिविंग्स जितना भी लाइफ है, ठीक है ना, चाहे वो हमारा हो, जानवर का हो, बैक्टीरिया का, जो भी हो, लाइफ जो एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं। इट इंक्लूड ऑल द 3 कंपोनेंट्स। अब ये क्या बोल दिया, जो पहले जो भी 3 कंपोनेंट हम लोग पढ़े थे, कौन कौन सा पढ़े थे, जल्दी जल्दी रिकॉल करो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो ये तीनों कंपोनेंट में बोल रहा है ये इंक्लूड करता है। कैसे, अरे भाई देखो, लाइफ तो हमारा हर जगह है, एटमॉस्फेयर में भी लाइफ है, क्योंकि जो हवा है उसमें भी कुछ बैक्टीरिया है, बर्ड्स वगैरह, अगर मान लो तो सपोज लो, कर लो कि वो सब हवा में है, चूँकि वो सब तो घर कहाँ बनाता है, पेड़ में, तो हम लोग मान के चल रहे हैं वो भी एक पार्ट होगा, तो वहाँ पे भी एयर में भी लाइफ एग्जिस्ट किया, मतलब एटमॉस्फेयर में भी लाइफ एग्जिस्ट किया। वाटर में मछली है, जान ही रहे हो, तो वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट किया। पृथ्वी पे लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर पे तो हम ही लोग हैं, तो हम लोग से बड़ा एक लिविंग बींग्स का लाइफ का क्या एग्जाम्पल होगा। तो इस तीनों पे जो पहले हम लोग पढ़े, तीनों में क्या है, हमारा लाइफ का एग्जिस्टेंस है, मतलब लाइफ उसमें है कहीं ना कहीं, तो ये तीनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, द बायोस्फीयर इज ए वाइड इकोसिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक। तो ये क्या होता है, एक इकोसिस्टम होता है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे कि क्या है इकोसिस्टम, अगला टॉपिक आपका वही है, ठीक है। तो हम लोग एक ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम है जिसमें कि आप लोग कंसिस्ट करता है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म भी और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी, ठीक है। तो बायोस्फीयर वो हो गया जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों सबको मिला करके जो हमारा एक इन्वायरमेंट का जो पार्ट बनता है वो क्या बनता है, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर आप समझ लीजिए कि सब कुछ को मिला दीजिए, लिथोस्फीयर मिला दीजिए, हाइड्रोस्फीयर मिला दीजिए और आप एटमॉस्फेयर भी मिला दीजिए। तो जब सब कुछ को मिला दीजिएगा तो आपको जो मिला वो क्या मिला, बायोस्फीयर मिला, ठीक है, क्लियर है। तो आप देखिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक टेक्निकल टर्म है, इसको बोलते हैं बायोटिक, इसमें कुछ घबराना नहीं है, बस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकली होता है ना कुछ भाषा अपना, तो इन्वायरमेंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं और नॉन लिविंग को एबायोटिक बोलते हैं, इसमें कुछ घबराना नहीं है, इसको बस ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, तो देखिए आप लोग इकोलॉजी पढ़े, ठीक है। इकोलॉजी क्या था, इंटरेक्शन था, ठीक है, एक दूसरे के ऑर्गेनिजम्स को, एक लिविंग बींग्स नॉन लिविंग बींग्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, एक लिविंग बींग्स का दूसरे लिविंग बींग्स के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, एक नॉन लिविंग का दूसरे नॉन लिविंग से क्या इंटरेक्शन है, ठीक है। तो ये सब कुछ को हम लोग इकोलॉजी में पढ़े। लेकिन अब इकोसिस्टम क्या, तो एक किसी भी एक पार्टिकुलर चीज़ को अगर हम मान लीजिए कि अपने इन्वायरमेंट को हम फिक्स कर देते हैं कि हाँ ये मेरा इन्वायरमेंट है, एक छोटा सा इन्वायरमेंट को अगर हम फिक्स कर लेते हैं और उसी का हम लोग बात करते हैं, तो वो हमारा क्या होगा, इकोसिस्टम होगा। जैसे अभी आपको इसको एकदम सिंपल वे में समझिए, अभी मान लीजिए ये अभी ऑनलाइन क्लास की जगह ये एक ऑफलाइन क्लास होता है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, हम होते हैं, आप लोग होते हैं, तो ये जो ये एक क्लासरूम बन जाता, तो ये एक क्लासरूम भी हमारा क्या है, एक इकोसिस्टम है। बात क्लियर हुआ, समझ में आया। तो इकोसिस्टम क्या है, एक बहुत छोटा सा भी इन्वायरमेंट हो सकता है और इकोसिस्टम एक बड़ा भी इन्वायरमेंट हो सकता है। लेकिन क्या होगा कि एक किसी खास एक पार्टिकुलर चीज़ का ही हम लोग बात करते हैं। जैसे अब क्लासरूम का बात किए, तो क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, एक खास तरह का बात करते हैं, ठीक है। अब उसी तरह से एक्वेटिक इकोसिस्टम,
एक्वेटिक मतलब एक का मतलब वाटर हो गया। अब वाटर के इकोसिस्टम को बात करेंगे तो हम क्या चीज़ का बात कर सकते हैं, वाटर का, मछली का, ठीक है, मगरमच्छ का बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी सब का ये तो मतलब क्या एक खास तरह का हम बात करते हैं, ठीक है। मतलब कुछ एक हम लोग इंडिविजुअली किसी चीज़ को बांट देते हैं, तो कैसे हम लोग करते हैं, जैसे शादी ब्याह होता है, एक शादी बड़ा समारोह है, ठीक है, तो उसको समझिए कि वो इकोलॉजी है। अब उसमें परिवार में किसी को बोल देते हैं तुम देख लेना जी, तुम खाने का देख लेना, तो खाना का उसका जो किचन वाला होगा वो उसका इकोसिस्टम होगा, ठीक है। उसी तरह से किसी को बोल रहा है तुम देख लेना बैंड बाजा वगैरह के वाला को देख लेना, ठीक है। तो इसी तरह से इकोलॉजी एक बड़ा हो गया और इकोसिस्टम उसका छोटा छोटा पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं स्मॉलर यूनिट ऑफ इकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज इकोसिस्टम। तो इकोलॉजी का एक छोटा सा सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, इकोसिस्टम बोलेंगे। दस इकोसिस्टम इज ए बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी। तो इकोलॉजी अब इसी छोटा छोटा यूनिट बन के ही ना एक बड़ा यूनिट बनता है। जैसे आपको बताए थे आपका इस सिलेबस में 8 यूनिट है, अब वही 8 यूनिट को आप अलग अलग वे में पढ़िएगा, ठीक है। आपको हम डिस्कस किए थे कि एक में सिर्फ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को देखेंगे, दूसरा में वाटर सप्लाई को देखेंगे, एक में सैनिटेशन को देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक कंपोनेंट बनाता है छोटा छोटा, एक आपका पूरा क्या बनाया, इन्वायरमेंट का एक सिलेबस बनाया। तो उसी तरह से छोटा छोटा इकोसिस्टम मिल कर करके एक बड़ा सा इकोलॉजी का फॉर्म करता है, ठीक है। तो एन इकोसिस्टम इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ इकोलॉजी, ठीक है। दिस मीन्स दैट एच ईच इकोसिस्टम, हर एक इकोसिस्टम का एक अपना यूनिक फीचर होगा एंड हैज फिक्स रोल टू प्ले। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं एक्वेटिक का ही, तो एक्वेटिक का क्या प्रभाव पड़ेगा टेरेस्ट्रियल पे, उसका एक खास रोल होगा, ठीक है। वाटर है तो वाटर प्रेसिपिटेट करेगा, वो रेनफॉल करवाना उसका काम है, ठीक है। उसी तरह से वाटर है तो एक्वेटिक जो भी लाइफ होता है, जैसे मछली हो गया, उसको जो उसके लिए जो ज़रूरी है, जैसे खाना है उसके लिए खाना हो गया, उसके लिए ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में डिजॉल्व ऑक्सीजन होना चाहिए, तो वो सब किसका काम होगा, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम का ही काम होगा। तो इसी तरह से एक पार्टिकुलर होता है, ठीक है, इकोसिस्टम का एक रोल होता है। तो इसका आप लोग देख सकते हैं जैसे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एक बड़ा इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम एक बड़ा सिस्टम हो गया। अब एक्वेटिक सिस्टम में ही हम लोग देखिए बहुत सारा छोटा छोटा इकोसिस्टम में बांट सकते हैं। जैसे एक्वेटिक को हम लोग रिवर्स इकोसिस्टम में बांट सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम में बांट सकते हैं, सी इकोसिस्टम में बांट सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल मतलब क्या हो गया, धरती, तो जहाँ सॉलिड वाला पे जिसमें हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसको भी बहुत सारे पार्ट में बांट सकते हैं। जैसे आप एक इसका सिंपल सा ले लिए, एक पार्क को भी हम लोग एक इकोसिस्टम मान सकते हैं, ठीक है। तो उसका ये एग्जांपल हो गया। तो एन इकोसिस्टम कैन बी एज लार्ज एज ओशियन इकोसिस्टम। तो एक इकोसिस्टम बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, कि कितना बड़ा हो सकता है, तो एक ओशियन मतलब समझ रहे हो, महासागर, समुंदर से भी बड़ा महासागर, ठीक है, कि उतना बड़ा भी हो सकता है, और मे बी एज स्मॉल एज ए पार्क, और एक छोटा सा पार्क भी हमारा क्या होगा, इकोसिस्टम हो सकता है, ठीक है। अब इकोसिस्टम को हम लोग दो पार्ट में से डील करते हैं, वही एक बायोटिक और एक एबायोटिक। तो बायोटिक हमारा क्या हो गया, लिविंग बींग्स। एबायोटिक क्या हो गया, लैंड वाटर एयर, जो हम लोग इससे पहले डील किए, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ठीक है, ये सब किसका पार्ट था, एबायोटिक कंपोनेंट का था। और बायोटिक में क्या हो गया, लिविंग बींग्स, हम लोग जो भी हैं, पेड़ पौधा पक्षी, ये सब जो भी है वो सब क्या होगा, बायोटिक कंपोनेंट होगा। तो बायोटिक कंपोनेंट में भी हम लोग 2-3 तरह से इसको हम बांटे हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल एक्सप्लेन नहीं किए हैं, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। देख क्या लीजिए, समझ लीजिए, अपने मन से भी लिख सकते हैं। प्रोड्यूसर मतलब क्या हो, जो प्रोड्यूस करे। तो प्रोड्यूसर हम लोग का क्या है, पेड़ पौधा, वही फल देता है, ठीक है, उसी को हम लोग खाते हैं, ठीक है, या उसको और भी बहुत सारा जानवर खाता है, ठीक है, फिर उसको कोई और खाता है। तो कंज्यूमर हम क्या हुए, हम लोग अपना तो फूड को कुछ प्रोड्यूस करते नहीं हैं, हम लोग जो पेड़ पौधा देता है उसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, या जो पेड़ पौधा को कुछ जानवर खाता है, कुछ पक्षी खाता है, जैसे कुछ नॉन वेजिटेरियन हम लोग में से बहुत सारे होंगे, ठीक है, तो वो मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, फिश खाते हैं,
तो फिश वगैरह, तो प्रोड्यूसर हमारा क्या हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। कंज्यूमर क्या हो गया, हम लोग हो गए। वो चिकन जो हो गया, मुर्गा हो गया, वो भी क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, ठीक है। तो ये कंज्यूमर हो गया जो प्रोड्यूसर को क्या, जो प्रोड्यूसर का जो प्रोडक्ट होता है उसको कंज्यूम करता है, तो वो कंज्यूमर हो गया। अब डिकम्पोजर क्या आ गया, तो डिकम्पोजर मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करने वाला। तो जो डिकम्पोज करे किसी भी चीज़ को उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज़, जैसे समझिए रफली एकदम बताते हैं, कोई जानवर अगर मर जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पे ऐसे ही फेंक देते हैं, ठीक है। तो आप देखते होंगे धीरे धीरे वो डिकम्पोज होकर के पूरा मिट्टी में मिल जाता है, बस सिर्फ उसका क्या बच जाता है, हड्डी बच जाता है। तो आखिर क्या हुआ कि वो डिकम्पोज हुआ, तो उसको बैक्टीरिया वगैरह बहुत सारा छोटा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या किया, डिकम्पोज किया। तो वो सब क्या होगा, आपका डिकम्पोजर होगा। तो प्रोड्यूसर्स में आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, ट्री हो गया, प्लांट हो गया, ठीक है। कंज्यूमर में क्या हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गया, या अदर एनिमल्स हो गया। एनिमल्स भी खुद को तो प्रोडक्ट कुछ बनाता नहीं है, वो भी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करता है। डिकम्पोजर आपका हो गया बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे मोटिवेटेड।